हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज के नए टॉपिक के साथ मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज के टॉपिक को बिना किसी देरी के, बिना किसी देर के ही शुरू करते हैं। जैसा आप सबों को देख रहे हैं, यहाँ पे एक घड़ी का चित्र है। और इस घड़ी से हम लोग क्या समझते हैं? इस घड़ी हम लोगों को बहुत सारी समयों को बताने का काम करता है। आने वाली घटनाओं के बारे में भी हम लोगों को तैयार करता है कि इतने समय में ये कार्यक्रम होगा, इतने समय में हमें यहाँ जाना है। और इस घड़ी के माध्यम से हम बीते समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी, उन सारी बातों को भी याद करते हैं कि इतना बजे ऐसी घटनाएं हुई थी हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे समाज में। तो ये सारी बातों को इस समय के माध्यम से जान पाते हैं कि हम लोग बीते समय में क्या क्या घटनाएं हमारे साथ हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्राचीन समय से, हमारा जो प्राचीन इतिहास है, उन सब के बारे में अगर हम अतीत की जानकारी प्राप्त करेंगे तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम लोग आजकल वर्तमान की बातों को देखेंगे तो हम लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अतीत में हुई बातों को बताता है। जैसे हमारे सामने न्यूज़पेपर है, जो कल क्या घटना हुई, एक महीना पहले क्या घटना हुई, उन सारी बातों का विवरण हम लोगों के सामने है। न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, बहुत कुछ अब उपलब्ध है। लेकिन जो प्राचीन काल का समय था, वो समय तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि उस वक्त पे ऐसी क्या घटनाएं हुई थी? अतीत के बारे में हम लोग जानकारी कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो इसी से संबंधित है आज का यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी के सामने है कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे हम लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे, इन सारी बातों को हम लोग जान सकते थे। जैसा कि आप लोग बीते क्लास में भी देखे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, एक बहुत ही कुशल संग्राहक थे, संग्रह करने जानते थे, शिकार खेलते थे, आखेट जिसको हम लोग आखेटक कहते हैं, तो शिकार का काम भी करते थे। तो इन सारी बातों के द्वारा अतीत की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि उस वक्त हमारा रहन सहन कैसा था, हमारे पूर्वजों का, वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, इन सारी बातों में। और साथ ही साथ कि उस वक्त पे जितने भी शिकारी होते थे, शिकार का काम होता था, पशुपालन के काम होते थे, कृषक थे जो किसान थे, राजा थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम लोग इस अतीत के माध्यम से जानकारी पा सकते हैं। लेकिन हमारे सामने ये सवाल उत्पन्न होता है कि अतीत के बारे में हम लोगों को जानकारी कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, मतलब ये स्लाइड में हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग अतीत के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबों के सामने दिखाई दे रहा होगा ये स्लाइड, और इसका जो हेडलाइन मैंने दिया है पांडुलिपि। तो हम लोगों के सामने कई पांडुलिपि प्राप्त हुए हैं उत्खनन के दौरान, या इतिहासकारों के द्वारा स्रोतों के माध्यम से बहुत सारे पांडुलिपि प्राप्त हुए हैं। तो ये पांडुलिपि होता क्या है, जिसके माध्यम से हम लोग अतीत की जानकारी पा सकते हैं? तो कैसे, ऐसा क्या है, इस पे क्या खूबी है, और ये क्या है जिसके द्वारा हम लोग जान पाएंगे कि हमारा अतीत कैसा था? तो ये जो पांडुलिपि है, माफ कीजिएगा, पांडुलिपि जो है वो एक पुस्तक का एक संग्रह कह सकते हैं। और ये जो पुस्तक जो बनाया जाता था वो हाथ से लिखा होता था, और इसी हाथ से लिखे होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता है। अगर बात करें अंग्रेजी में, पांडुलिपि जो है उसको हम लोग कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन शब्द है, जो जिसका माफ कीजिएगा, लैटिन शब्द मेनू, ठीक है, मेनू से निकला है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, और जिसका अर्थ हम लोग देखते हैं हाथ है। जो मेन्यू है उसका अर्थ निकलता है हाथ से निकला है। ठीक है, इसका मतलब होता है। तो इसी को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। और ये जो पांडुलिपि जो होता था वो प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के
छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये पांडुलिपि हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब पांडुलिपि कहाँ पे लिखा जाता है? ताड़पत्रों पे लिखा गया है, और हिमालय में उगने वाले एक भुज नाम का वृक्ष है, उसके छालों पर भी लिखा जाता था, और इन्हीं के द्वारा पांडुलिपि का निर्माण किया गया। इन्हीं पे लिख करके एक संग्रह किया गया कि एक पुस्तक का निर्माण किया जाने लगा। और पहले जो पुस्तकें तो होती नहीं थी, तो इन्हीं पर वे लिखा करते थे। और जब वे स्कूली शिक्षा भी प्राप्त करते थे, उस वक्त के जो आश्रम होते थे, तो उन लोगों को लिखने के लिए इसी सब का वे लोग प्रयोग किया करते थे। तो उन्हीं के द्वारा जो पांडुलिपि जो लिखा गया, और वही हम लोगों को वर्तमान समय में इतिहासकारों के माध्यम से, पुरातत्वविदों के माध्यम से ये हम लोगों को प्राप्त हो पाया है। और इस मैन्यूस्क्रिप्ट के माध्यम से, पांडुलिपि के माध्यम से भी हम लोग अपने अतीत की जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। तो जैसा ये स्क्रीन में देखिए आप लोग, तो आप लोग जो पहला जो देख रहे हैं, ये है आपका पांडुलिपि, जो एक ताड़पत्र या फिर भुर्ज नामक ट्री के छाल से बनाया गया है और उस पर लिखा गया है। आप लोग भी इस तरह का तैयार कर सकते हैं। आप लोगों के सामने बहुत सारे खजूर की डालियाँ होती है, खजूर के पत्ते होते हैं, तो उस पर भी आप अगर लिखिएगा तो उस पर भी आप लोग लिख सकते हैं, और आप लोग भी एक पांडुलिपि तैयार कर सकते हैं। तो यही है आपका मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि। और ये जो बीच में आप लोग होल देख रहे हैं, ये होल रखने का कारण ये है कि यहाँ पे एक ताड़पत्र पे नहीं लिखा जाता था, बहुत सारे ताड़पत्र लिखे जाते थे, और उसको क्रमबद्ध तरीके से सजाने के लिए यहाँ पे छेद किया जाता था, और उस पर क्रमबद्ध तरीके से रख करके इस पर रस्सी के माध्यम से या फिर किसी तार के माध्यम से हो सके, या फिर रस्सी के माध्यम से उन्हें बांध करके उसको क्रमबद्ध तरीके से सजाकर रखा जाता था, और इसको एक पुस्तक के रूप में लिख पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दूसरा फोटो में, यही है आपका भुर्ज ट्री, भुर्ज का पेड़, और इन्हीं के छाल से, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं का छाल को निकाला जा रहा है, और उस वक्त पे इसी तरह से छालों को निकाला जाता था और वहाँ पे लिखने का काम किया जाता था, और इसी के द्वारा पांडुलिपि का निर्माण हो पाया। अब चलिए हम लोग ये भी जानेंगे कि जो पांडुलिपि जो है हम लोगों को वर्तमान समय में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को ये पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बात है, ये भी कहा जा रहा है कि इतने वर्षों, ये जो पांडुलिपि है इनका डेटिंग अगर आप देखिएगा बहुत पुराना होगा। तो इतने वर्षों में कई पांडुलिपि जो है उन लोगों को कीड़े खा गए हैं, है ना, क्योंकि ये तो वृक्ष के छाल से बना हुआ है, तो उसको आराम से कीड़ा दीमक खा सकता है, और कुछ तो नष्ट भी हो चुके हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां हैं जो आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। और ये जो पांडुलिपियां हैं जो हम लोगों को मंदिरों से प्राप्त हुए हैं, विहारों से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा क्या बात है कि हम लोगों को जो पांडुलिपि है सिर्फ मंदिर से ही प्राप्त हुआ है, विहारों से ही प्राप्त हुआ है, अन्य जगह से हमें प्राप्त क्यों नहीं हुआ? हम लोगों को इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि इन पुस्तकों में जो भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है उनमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हम लोगों को मिल पाई है। इसलिए हम लोगों को ये जो पांडुलिपि है सिर्फ और सिर्फ मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि मंदिर में क्या है, धार्मिक मान्यताएं हैं, हम लोगों को आचरण सिखाया जाता है ना। और कई धर्मगुरु थे, उन लोगों के द्वारा औषधियाँ भी तैयार की जाती थी, तो इन सबों को लिखने के लिए पांडुलिपि का निर्माण किया जाता था। तो इसी के आधार पर हम लोगों को जो पांडुलिपि है वो मंदिरों और विहारों में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य है ना, ये धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधियों, विज्ञान, तो इनके अलावा हमारे पास हम लोगों को जो पांडुलिपि प्राप्त हुई है, महाकाव्य, कविताओं और नाटक की भी पांडुलिपि हम सबों को प्राप्त हुई है। अगर हम लोग इस पांडुलिपि में अगर लेख देखते हैं तो जैसा आजकल स्क्रिप्ट क्या है, हिंदी देवनागरी है ना, देवनागरी में लिखते थे, लेकिन उस वक्त की जो भाषा है
क्या थी? संस्कृत। तो अधिकतर जो पांडुलिपि हमें मिली है संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिले हैं, और साथ ही साथ प्राकृतिक भाषा में, तमिल भाषा में लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। और ये जो प्राकृत भाषा जो है उसको आम लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा बोला जाता था, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। लेकिन अधिकतर अगर हम लोग पांडुलिपि की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में ही और प्राकृत भाषा में अधिकतर प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। अतीत की जानकारी हमें अभिलेख के माध्यम से भी प्राप्त हो सकते हैं। तो अभिलेख होता क्या है, इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो जो अभिलेख है वो एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर है या फिर उसको धातु कह सकते हैं, जो अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते थे। मतलब जो पत्थर हो गया, जो कठोर सतह है, ठीक है, जो पत्थर तो ऑलरेडी कठोर होता है, उसका जो सतह है वो भी कठोर होता है, तो उस पर भी बहुत सारे स्क्रिप्ट हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उत्खनन के माध्यम से या फिर सर्वेक्षण के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारे इस तरह के कठोर सतह प्राप्त हुए हैं जिसपे कई स्क्रिप्ट को लिखा हुआ देखा गया है। तो यही जो कठोर सतह जो है ना सिर्फ पत्थर बल्कि और कुछ धातु भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, तो उस पर भी उत्कीर्ण है। तो जो इस तरह के जो हमें प्राप्त हुए हैं तो उसी चीज़ों को हम लोग अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो ये अभिलेख जो होता है क्या होता है ये जान गए, लेकिन अभिलेख में जो हम लोगों को स्क्रिप्ट दिखता है उस पर क्या लिखा होता है। जैसा हम लोग पांडुलिपि में क्या देखे, और सिद्धि के बारे में जाने, धार्मिक ज्ञान, आचरण, इन सब बारे में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। लेकिन जो अभिलेख है इस पे हम लोग क्या देखते हैं, इस पे हम लोग देखते हैं कि शासक मतलब राजा अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जो उस वक्त के जो राजा लोग होते थे जनता को कुछ सूचना देने के लिए, जनता के लिए कोई कानून नियम बनाते थे तो पत्थरों पे उत्कीर्ण करते थे, पत्थरों को खुदवाते थे, उस पे लिखवाते थे, और जहाँ पे जनता लोग रहते थे, आम जनता रहते थे, वहाँ पे उनको गाड़ दिया जाता था ताकि जो भी आम जनता है वे लोग वहाँ पे देख सकते थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि और इस तरह के और भी अलग अलग तरीके से अभिलेख भी हम लोगों को मिले हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों को विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, माने कार्यों को। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो शासक जो थे लड़ाइयों में अर्जित विजयों का भी लेखा जोखा देते थे। जैसे हमारे अशोक जो थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, तो उन लोगों के द्वारा भी कई अपने जो विजय गाथा है उनको शिलालेख के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से पूरी जनता को बताने का काम किया करते थे। अपने विजय गाथा को भी वे लोग लिखते थे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है आपका अभिलेख, ठीक है। जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पत्थरों को खुदवा करके उस पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना। तो यही है अभिलेख। इसके माध्यम से अपना जो बात है जनता तक पहुँचाने का भी काम किया करते थे। नियम कानून को बदलना हो, टैक्स की बातें हो, तो ये सब इसमें उत्कीर्ण किया करते थे और विजय गाथा को भी लिखते थे। अब चलिए हम लोग जानेंगे पुरातत्व के माध्यम से भी हम लोग अपने अतीत की जानकारी को पा सकते हैं। तो जो पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व जो है वैसे अध्ययन को कहते हैं जिस पे पुरातत्वविद जो है पत्थर ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और उत्खनन भी किया करते हैं ना। यहाँ पे पूरी बातों को नहीं लिखा गया है। और उत्खनन के माध्यम से भी बहुत सारे इतिहास की बातों को उजागर करने का भी पुरातत्वविदों के द्वारा काम किया जाता है। और जो भी ईंट होते हैं, पत्थर होते हैं, चित्र होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, औजार होते हैं, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के जो प्राप्त होती है, खुदाई भी किया करते हैं। तो ये जो प्राप्त होती है, ये जो भी वस्तुओं का नाम आप देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी पुरातत्वविदों के द्वारा हमें कई इतिहास की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। तो पुरातत्व के माध्यम से हम लोग भी अपने अतीत के बारे में जानकारी पाते हैं।
जैसे उत्खनन किया जाता है, अगर कहीं कब्रगाह मिलता है तो कब्रगाह का भी उत्खनन किया जाता है और उसके माध्यम से उस वक्त का जो सामाजिक जीवन है उन सब की भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे बर्तन देख रहे हैं, औजार देख रहे हैं, तो औजार के माध्यम से हम लोग राजनीतिक जीवन को देख सकते हैं, डिफेंस की स्थिति कैसी थी, डिफेंस, सुरक्षा, रक्षा, ये सारी बातों को देख सकते हैं। हथियार से हम लोग सैनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग जान पाते हैं। बर्तन, आभूषण, सिक्के, इन सब से हम लोग सामाजिक जीवन के भी प्राप्त जानकारी पाते हैं। तो इन सारी बातों के द्वारा हम लोग अपने अतीत के बारे में जानकारी हम लोग आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया जो पुरातत्वविद है वो जानवरों, चिड़ियों, मछलियों के हड्डियां भी ढूंढते हैं। हड्डियों के माध्यम से C14 डेटिंग के माध्यम से हम लोग जो पुरातत्वविद होते हैं वे लोग इसके माध्यम से, इनके हड्डियों के माध्यम से भी कई जानकारी, तिथियों का भी उजागर कर पाते हैं पुरातत्व के माध्यम से। और इससे उन्हें यह जानने में भी जो हड्डियां प्राप्त होती है उसे ये मदद मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, इनकी भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। उत्खनन किया जाता है तो जो भी हड्डियां प्राप्त होती है तो उनसे भी हम लोग बहुत सारी बातों को जान पाते हैं, अपने अतीत की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है। देखिए ये है पुरातत्वविद, सब आर्कियोलॉजिस्ट जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, कब्रगाह है जहाँ पे आप लोग बहुत सारे कंकाल देख रहे हैं, जो ये लोग सफाई कर रहे हैं कंकाल का, और इन्हीं कंकाल को वे लोग निकालेंगे और इनकी हड्डियों से DNA टेस्ट होगा और इन हड्डियों के माध्यम से ही। और कब्रगाह के दौरान वहाँ पे आप लोग बहुत सारे प्राचीन काल समय में देखिएगा जो बरियल किया जाता था, दफनाया जाता था, उनके साथ ही साथ कई वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। तो इस सब बातों के द्वारा भी बहुत सारी अतीत की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो पाती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना अपने अतीत की जानकारी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पुरातत्व के द्वारा जो उत्खनन के द्वारा प्राप्त वस्तुएं होती है उन सब से हम लोग अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेख के द्वारा जो पत्थरों पे या फिर कठोर सतह पे, धातु पे जो उत्कीर्ण स्क्रिप्ट होते हैं, लेख होते हैं, उनको पढ़ करके भी अतीत की जानकारी हमें प्राप्त हो पाती है। और साथ ही साथ पांडुलिपि जो है, पांडुलिपि के माध्यम से भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो पाती है अतीत के बारे में। तो इस तरह से हम लोग जान पाते हैं अतीत के बारे में। कैसे जानकारी पाएंगे, इसका उत्तर हम लोग यही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी और भी बातें हैं जिससे हम लोग अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है, इस चलते मैंने संक्षेप में आप लोगों के सामने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए इसी के साथ मैं इसी आशा के साथ कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे, तो इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। और आप लोग से निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो कमेंट भी कीजिए, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जिसके द्वारा से मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।